अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया था, तो अब बात करते हैं उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो पहला पॉइंट जैसा कि आप देख रहे हैं, इट इज़ यूनी पेरेंटल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब ये है कि इसके लिए सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, अगर अनफेवरेबल सिचुएशन होती है तो वहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन चालू होगा और वो डिस्पर्स होगा, और जहाँ पे फेवरेबल सिचुएशन होगी या कंडीशन होती है वहाँ पर ये स्पोर्स क्या होगा, लैंड हो जाएंगे और एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। अगर यहीं पर हम तो ऐसे सिचुएशन में किसी भी मेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बट हम यहाँ पे कंपेयर किससे कर रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो जहाँ पर भी अनफेवरेबल कंडीशन होती है और वहाँ पर अगर रिप्रोडक्शन करना होता है तो सबसे पहले उनको एक काम करना होता है, पार्टनर को फाइंड करना होता है, जो कि एक बड़ा इशू क्रिएट करता है। पहला पॉइंट यहाँ पे कवर कर लेते हैं। अब दूसरे पॉइंट पे हम बात करते हैं, इट इज़ इन्वॉल्व सिंपल प्रोसेस ऑफ डिवीजन एंड माइटोसिस। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जैसे कि आप माइटोसिस से जानते हो कि मल्टीपल सेल में बनता रहता है, तो इस वजह से ये बहुत सिंपल है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इट इज़ अ क्विक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्विक से ही समझ में आ रहा है कि ये बहुत जल्दी ही रिप्रोडक्शन कर लेता है। आई मीन इसमें कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। जैसे कि डीएनए को रेप्लिकेट, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, डीएनए को रेप्लिकेट कीजिएगा और साथ साथ डिवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए तो आपका रिप्रोडक्शन होने लगता है। बट अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, गैमेटोजेनेसिस करनी पड़ेगी। देन उसके बाद क्या होता है, देन गैमेट बनाना पड़ेगा, उसके बाद वो फ्यूज़ होगा, ये फ्यूज़न होना पड़ेगा। देन आफ्टर फ्यूज़न हम लोग देखते हैं जाइगोट बनेगा। फिर इसके बाद M1 जो होगा, M1 फेज में फिर उसको प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस बढ़ेगा, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेयर में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही आसानी से, मतलब बहुत ईजिली और बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन करता है। अब हम बात करते हैं, अ सिंगल पेरेंट में प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग। इसमें एक सिंगल पेरेंट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में या फिर बहुत लार्ज नंबर में ऑफ स्प्रिंग को बनाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने जैसे पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, हमने टिश्यू कल्चर में पढ़ा था, हमने स्पोरुलेशन में पढ़ा था। स्पोरुलेशन में तो सबसे ज़्यादा जो ये नए ऑफ स्प्रिंग बन जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे फेवरेबल कंडीशन होती है वहाँ पे स्पोर जो है डिस्पोज होते हैं और लैंड पे डिस्पोज होके, और जहाँ जहाँ लैंड में वो सेटल डाउन होते हैं वहाँ वहाँ एक नया गैमीट बना देते हैं, एक नया ऑफ स्प्रिंग बना देते हैं। सॉरी। अब लास्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, द यंग वंस आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स। ये अपने पेरेंट से बिल्कुल ही जेनेटिकली सिमिलर होता है, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं होता है। इस पॉइंट को थोड़ा गौर से देखिएगा। इसमें क्या होता है, ये एक तरह का कंट्रोवर्शियल रीज़न भी इसको कह सकते हैं। जो इसके फायदे हैं वही इसके नुकसान भी हैं। तो क्या पॉइंट होता है, जैसे कि हम एनिमल में उठा लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो एनिमल में बैक्टीरिया ले लेते हैं। अगर वो बैक्टीरिया बना रहा है, फिर उससे भी बैक्टीरिया बन रहा है, कोई भी इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो सेम चीज़ बनती जाएगी। फिर हम भी नहीं बने होते या बैक्टीरिया भी नहीं बना होता, क्योंकि वो भी कैसे बना है, इवोल्यूशन की वजह से बना है। तो अगर हम ह्यूमन बॉडी की में बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर एक पावर होती है। किस चीज़ की पावर होती है? म्यूटेशन करने की। वो म्यूटेशन से तुरंत क्या करता है, अपना जो फीचर है थोड़ा सा चेंज कर लेता है और रेजिस्टेंस का काम करता है टू एंटीबॉडी। ठीक है, अब वो नहीं हो रहा होता उसके अंदर, क्या नहीं हो रहा था, यही रेजिस्टेंस वाला काम नहीं हो रहा होता, तो कोई भी वेरिएशन नहीं आता, कोई वेरिएशन नहीं आता तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। तो आप तो कहेंगे सर मैम ये तो अच्छी बात है कि अगर रेजिस्टेंस नहीं आता तो हम दवाइयाँ नहीं चेंज करनी पड़ती हमें। अच्छी बात मैंने निकाली है, क्या निकाली है इसमें, उसकी जो चेंज करने की एबिलिटी को हम अपने बेनिफिट के लिए थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ कर लेते हैं। अब इसमें आपने इंसुलिन पढ़ा होगा, इंसुलिन भी तो ऐसे ही प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अभी आपको ये वाला
पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा होगा कि ऐसा कैसे। ये बहुत ही लेंदी पॉइंट है और इसको समझने की ज़रूरत है। ये आपको कवर होगा जब आप इवोल्यूशन एंड बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है। अब हमें इसमें एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में एक प्लांट लिया, उसकी डिज़ायरेबल कैरेक्टर क्या होगा, वो बहुत ही टेस्टी फ्रूट को देता है। पर दूसरा डिज़ायरेबल कैरेक्टर क्या है, वो डिसीज़ रेजिस्टेंस है। तो इसके अगर आपको पहला अगर पॉइंट देखा जाए कि वो टेस्टी फ्रूट दे रहा है, तो एक आपको हर साल नया नया अच्छा अच्छा फ्रूट्स देगा, मीठा मीठा, ठीक है, आप बड़े खुश रहोगे। लेकिन जब क्लाइमेट चेंज होगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी रियून हो जाएगी, यानी बर्बाद हो जाएगी। ये लॉन्ग टर्म के लिए, थोड़े टाइम के लिए तो ये सही होता है असेक्सुअल, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इससे हमें नुकसान होता है। तो आई होप आपको एडवांटेज समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं डिसएडवांटेज ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें पहला पॉइंट क्या है, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आई मीन अगर कोई भी इसमें वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है, कोई भी जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस नहीं होगा, तो क्या होता है, इसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा किसी भी इवोल्यूशन में, ठीक है। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर जेनेटिक मटेरियल में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे और कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कोई भी इवोल्यूशन नहीं होगा, सेम चीज़ होगा। इसका एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे कि आप एक शर्ट पहन रहे हो या एक कुर्ता पहन रहे हो, और अब आपको वो बहुत पसंद है, लेकिन एक टाइम के बाद अगर आप रोज़ उसको सुबह शाम पहनोगे तो आप बोर हो जाओगे। तो इसमें भी वही चीज़ है। अगर हम खाने की बात कर लेते हैं, फूड में आपको आलू के पराठे बहुत पसंद है, लेकिन अगर आपको सुबह दिन रात और कई दिनों तक ऐसे मिलते रहे, महीनों तक, तो आपको फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, एक टाइम पे बोर हो जाता है, तो कोई भी मतलब उससे फ़ायदा नहीं होता है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट क्या करते हैं, ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लिकेशन इट कॉज ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग से हम इंडिया में रहते हैं तो हमें इससे समझ में आ जाएगा बड़ी आसानी से। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा क्राउड होता है, तो उसकी वजह से बेरोज़गारी होती है, उसकी वजह से कुछ लोगों को प्रॉपर वे में खाना मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। तो ये ओवर क्राउडिंग का एक एग्जाम्पल है। तो अगर हम यहाँ प्लांट के फॉर्म में बात करते हैं, तो जब ओवर क्राउडिंग हो जाता है प्लांट का, तो फिर वो आपस में न्यूट्रेंट के लिए लड़ते हैं और उनको इम्प्रॉपर न्यूट्रेंट मिल पाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होता है, the organism produced through asexual reproduction have low adaptability। उनके अंदर लो एडाप्टेबिलिटी होती है टू चेंज इन्वायरमेंट। जैसे कि क्लाइमेट चेंज होगा, जैसे ही क्लाइमेट चेंज होगा तो प्लांट क्या करेगा, वो गिव अप कर देगा, और जैसे ही वो गिव अप करेगा तो प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो ये इसके बहुत बड़े एडवांटेज है। आई होप सो आपको मेरे इस समझाने के तरीके में समझ में आया हो। और ये हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। और आगे का नेक्स्ट टॉपिक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू सो मच।